हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम यूपीएससी के लिए कुछ बहुत ही जरूरी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज 25 अप्रैल 2026 है और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर्स में हमारे एग्जाम के लिए क्या खास है। तो आज के हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं: एंटी डिफेक्शन लॉ, कंटेंट रेगुलेशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस क्या है। हम तीनों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आजकल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी के 7 एमपीज के पार्टी स्विच करने की खबर आई है और इसी वजह से ये पूरा कानून, दी एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर से चर्चा में आ गया है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि अगर इन 7 एमपीज ने अपनी पार्टी छोड़ दी तो उन्हें डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जा रहा है ना? तो इसका जवाब वो इस कानून के अंदर ही एक लूप होल या कह लीजिए एक एक्सेप्शन में छुपा है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कानून आया ही क्यों। देखिए 1960s में ना एक कल्चर चल गया था आया राम गया राम का। मतलब नेता आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। इससे सरकारें बहुत अनस्टेबल हो गई थीं। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए 1985 में 52nd अमेंडमेंट लाया गया और संविधान में 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। बाद में 2003 में 91st अमेंडमेंट से इसके मर्जर वाले रूल को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया। अब कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। डिफेक्शन का सीधा मतलब है दल बदल करना, और अगर कोई एमपी या एमएलए ऐसा करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या चेयरमैन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा बट है और वो है मर्जर का एक्सेप्शन। यह कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 मेंबर्स एक साथ मिलकर पार्टी बदलते हैं तो उसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। अब यूपीएससी के लिए आपको दोनों पहलू पता होने चाहिए। इस कानून का मकसद क्या था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना। लेकिन इसकी आलोचना क्यों होती है? क्रिटिक्स कहते हैं कि ये कानून एक एक करके दल बदल तो रोकता है, लेकिन होलसेल में यानी बल्क डिफेक्शंस को लीगल बना देता है। ऊपर से स्पीकर को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है और वो फैसला कब लेंगे इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। उन 7 एमपीज को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया जा रहा? जवाब अब क्लियर है, मर्जर। क्योंकि जब 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक साथ जाते हैं तो उसे कानूनन मर्जर माना जाता है, डिफेक्शन नहीं। और यही लूप होल है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते हैं। ओके, प्रीलिम्स बूस्टर टाइम। फटाफट नोट कर लीजिए। शेड्यूल कौन सा? 10th शेड्यूल। अमेंडमेंट्स 52nd और 91st। सबसे इंपॉर्टेंट केस किहोटो हॉलोहैन केस 1992, जिसने कहा कि स्पीकर का फैसला जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। और एक मजेदार एक्सेप्शन, अगर स्पीकर या चेयरमैन अपनी पार्टी से रिजाइन करते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। चलिए एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं। सवाल है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास होती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस या सुप्रीम कोर्ट। सोचिए। यस, बिल्कुल सही आंसर है सी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब जरा मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सवाल है, एंटी डिफेक्शन लॉ इंटेंडेड टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैज लेजिटिमाइज्ड देम थ्रू इट्स एक्सेप्शंस। इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो आप अपने आंसर में क्या क्या लिखेंगे? पहले लॉ का एम बताइए, फिर मर्जर वाले लूप होल को एक्सप्लेन करिए, स्पीकर के बायस्ड रोल पर कमेंट करिए और वे फॉरवर्ड में सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन जरूर मेंशन करिएगा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, कंटेंट रेगुलेशन। ये GS2 और GS3 दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। खबर यह है कि मेटा अब इंडिया में फ्लैग्ड कंटेंट को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर रहा है। इस पूरी डिबेट के सेंटर में है ये एक नंबर 3 घंटे। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्लैग्ड कंटेंट को हटाने की जो टाइमलाइन थी उसे 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया है। ये बहुत बड़ा चेंज है। तो हो क्या रहा है? मेटा जैसी कंपनीज इस 3 घंटे की डेडलाइन को मीट करने के लिए कंटेंट को ऑटो ब्लॉक कर रही हैं और सरकार इसके लिए आईटी एक्ट का सेक्शन 79 इस्तेमाल कर रही है, जिस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। अब जरा आईटी एक्ट के 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझिए। सेक्शन 69 है नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंटेंट टेकडाउन का, जिसमें कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं। लेकिन सरकार अब सेक्शन 79 का इस्तेमाल कर रही है, जो प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर देता है। सेफ हार्बर मतलब यूजर के कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा। तो सरकार बेसिकली कह रही है या तो 3 घंटे में कंटेंट हटाओ, वरना हम तुम्हारा सेफ हार्बर प्रोटेक्शन छीन लेंगे।
तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी सहयोग पोर्टल पर कंटेंट को फ्लैग करती है। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म को नोटिस मिलता है। और स्टेप 3, अपना सेफ हार्बर स्टेटस बचाने के लिए प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को हटाना पड़ता है। तो यहां पर जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो 3 चीजों के बीच में है। एक तरफ है नेशनल सिक्योरिटी, जिसके लिए रेगुलेशन जरूरी है। दूसरी तरफ है हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इन दोनों के बीच में फंस गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें अपनी लायबिलिटी से बचना है। ये एक क्लासिक मेन्स टॉपिक है, अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड सिक्योरिटी। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स एकदम रट लीजिए। एक्ट कौन सा? आईटी एक्ट 2000। की टर्म क्या है? सेफ हार्बर। सेक्शंस कौन से रेलेवेंट हैं? 69 और 79। गवर्नमेंट पोर्टल का नाम सहयोग पोर्टल। और नई टाइमलाइन 3 आवर्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेफ हार्बर टर्म जो आजकल न्यूज में है, उसका क्या मतलब है? सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज सी। ये वो इम्यूनिटी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर जनरेटेड कंटेंट से मिलती है। अगर मेंस में इस पर सवाल आता है तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होगा। आपको रेगुलेशन की जरूरत भी बतानी होगी, आर्टिकल 19 के तहत राइट्स भी डिस्कस करने होंगे, और नए रूल्स के इश्यूज जैसे 3 घंटे की टाइमलाइन को भी हाईलाइट करना होगा। और वे फॉरवर्ड में ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल ओवरसाइट जैसे पॉइंट्स जरूर डालिएगा। ओके, अब आते हैं हमारे आज के आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी का रिमूवल प्रोसेस। ये GS2 पॉलिटी के लिए कुकरी महत्वपूर्ण है। तो न्यूज़ ये है कि ऑपोजिशन एमपीज ने सीईसी को हटाने के लिए एक नया नोटिस दिया है। इससे पहले भी एक नोटिस दिया गया था, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था। इस पूरी घटना से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और यहां जानने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सीईसी को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। तो ये प्रोसेस है क्या? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 एमपीज एक मोशन लाते हैं। फिर स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि मोशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट। अगर एडमिट हो गया तो एक 3 मेंबर कमेटी जांच करती है। अगर कमेटी ने कहा कि हाँ ग्राउंड्स वैलिड हैं, तब दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है। और अगर वहां से भी पास हो गया, तब जाकर प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर इशू करते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, जिससे उन्हें हाई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है। लेकिन जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट सिर्फ सीईसी की रिकमेंडेशन पर हटा सकते हैं। मतलब उनकी जॉब सिक्योरिटी सीईसी के मुकाबले काफी कम है। तो सवाल यह है कि यह प्रोसेस इतना मुश्किल बनाया ही क्यों गया है? सिंपल आंसर, ताकि इलेक्शन कमीशन बिना किसी डर या दबाव के, फियर और फेवर के काम कर सके। रिमूवल के ग्राउंड्स भी सिर्फ 2 ही हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और ये जरूरी है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स नोट कर लीजिए। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। सीईसी का रिमूवल एससी जज जैसा, दूसरे ईसीज का रिमूवल ऑन सीईसीज रिकमेंडेशन। और जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के हिसाब से चलता है। आज का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस आधार पर ऑफिस से हटाया जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही होता है। और मेंस के लिए इस सवाल में आप ईसीआई का रोल, आर्टिकल 324, सीईसी को मिली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और उसकी तुलना दूसरे ईसी से करेंगे। साथ ही रीसेंट कंट्रोवर्सीज और रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस देना मत भूलिएगा। और जाते जाते आपके लिए एक फूड फॉर थॉट, द परस्यूट ऑफ परफेक्शन ऑफन बिकम्स द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब है परफेक्शन की तलाश अक्सर हमारी प्रगति को रोक देती है। तो अपनी तैयारी में परफेक्ट स्टडी प्लान या परफेक्ट नोट्स का इंतजार मत करिए, बस हर दिन लिटिल बाय लिटिल प्रोग्रेस करते रहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा एनालिसिस यहीं खत्म होता है। रोज रिवाइज करते रहिए और डेली अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।